आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे, समझेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स होती क्या है। हम इसके मीनिंग की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे ताकि आपको लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन आर सोशल बीइंग कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सोसाइटी में रहते हैं। और सोसाइटी में रहने के लिए और सही तरीके से रहने के लिए हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। हम अक्सर अपनी बातों को बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर, पढ़कर हम समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, लिसनिंग की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, तो लैंग्वेज से रिलेटेड इन एक्टिविटीज को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कौशल या लैंग्वेज स्किल्स हम कहते हैं। और जब स्कूल में देखिए, जब लैंग्वेज टीचर की हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज टीचर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चों को इस तरह से लैंग्वेज सिखाए कि बच्चे सही तरीके से चीजों को सुन सकें, जो भी उनको बोला जा रहा है उसको सही तरीके से सुन सकें और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उनको सुनकर समझ सके, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को सही तरीके से लिख सके और इसके अलावा अपने विचारों को सही तरीके से बोल सकें, सही तरीके से पढ़ सकें। तो मेन जो लैंग्वेज टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को इस काबिल बनाना कि बच्चे सही से सुन सकें, सही से पढ़ सकें, सही से लिख सकें, सही से बोल सकें। तो ह्यूमन आर सोशल बीइंग एंड टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन सोसाइटी दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड थॉट्स बाय स्पीकिंग और राइटिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स बाय लिसनिंग और रीडिंग। The ability to use these four language related activities is called language skill। और जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज स्किल समझ में आ गई होगी और इनमें हम इन स्किल्स की बात करते हैं। लिसनिंग स्किल्स, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग बाय लिसनिंग। तो देखिए, एक होता है सुनना और एक होता है सुन के समझना। तो जब हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं तो लिसनिंग स्किल का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता बल्कि सुनकर समझना होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग बाय लिसनिंग। और जब हम स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स वर्बली कि आपको इस काबिल बनाना कि आप अपने विचारों को, आपके जो अंदर के जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको बोलकर आप दूसरों को व्यक्त कर सकें। रीडिंग स्किल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग बाय रीडिंग कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। और राइटिंग स्किल की बात करते हैं, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स इन राइटिंग कि विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। तो जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो हम इन 4 स्किल्स की बात करते हैं और इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन-सा आता है? लिसनिंग स्किल। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता, तो अक्सर वो अपने जो मम्मी-पापा हैं, उनकी बातों को सुनता है, ध्यान से सुनता है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़ा होता है उसको बोलने की कोशिश करता है। फिर धीरे-धीरे उसको पढ़ना सिखाया जाता है और फिर लास्ट में बच्चा लिखता है। तो इस तरह से एक इस सीरियल में चलता है, ठीक है? और देखिए, स्कूल में भी आप अगर देखेंगे तो लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मॉर्निंग में असेंबली में देखते हैं तो बच्चों से न्यूज़पेपर पढ़वाया जाता है। अलग-अलग ओकेज़न पे बच्चों से बोलने के लिए कहा जाता है, ठीक है? बच्चों में आपस में डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन भी होते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ताकि बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स है वो डेवलप हो सके। तो अब हम एक-एक करके इन जो ये 4 स्किल हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल। इसके हम काइंड्स की बात करेंगे, स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल की कि लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग लैंग्वेज की भाषा को सीखने का पहला चरण है। क्यों पहला चरण है लिसनिंग? क्योंकि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या वो बोलने लगते हैं? नहीं बोलने लगते। भाषा कैसे सीखते हैं? पहले वो सुनते हैं और फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो फिर सुनी हुई चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग लैंग्वेज की भाषा सीखने का जो पहला चरण है वो क्या है? लिसनिंग है। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ द 4 लिंग्विस्टिक स्किल। इसलिए चारों भाषाई जो कौशल है उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका आता है? लिसनिंग का आता है। तो जब हम 4 लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं ना, तो चाहे हम लिसनिंग की बात करें, चाहे हम स्पीकिंग की बात करें, चाहे हम रीडिंग की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें,
करें तो उनमें पहला नंबर जो है लिसनिंग का आता है। लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ईयर्स, की इसका संबंध किससे है? हमारे कानों से है। लिसनिंग स्किल कैन बी कॉल्ड लिसनिंग प्रोफिशिएंसी। देखिए जब हम प्रोफिशिएंसी लगाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आम तरीके का सुनना नहीं होता, मतलब एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये सिर्फ लिसनिंग होगा। लेकिन जब हम स्किल की बात करें तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आ रहा है। सामने वालों की बात का आप ध्यान से सुनो, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसको सुनो, एनालाइज करो, एक कंक्लूजन तक पहुंचो, ठीक है। तो सुनना, सुनकर समझना, उसे हम कहेंगे लिसनिंग स्किल। It is important for listening skill that when we listen to someone, we should take a decision only after listening till the end with full patience। कि देखिए जब भी लिसनिंग स्किल के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुने, पेशेंस के साथ सुने, और जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए फिर अपनी बातों को रखें। तो लिसनिंग स्किल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है, कि सामने वाले की बातों को आप पूरा सुने। ये नहीं कि सामने वाला बोल रहा है बीच में ही आपने टोकना शुरू कर दिया, नहीं। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, उसके बाद फिर अपनी आपको रिस्पॉन्स करना है। तो स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, चाहे हम बात करें पोएट्री की, बात करें स्टोरी की, बात करें स्पीच की, बात करें डिबेट की, बात करें कन्वर्जेशन की, बात करें, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है ताकि बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो सके। लिसनिंग हेल्प्स इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की जो लिसनिंग होती है, सुनना होता है, बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। और एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, तभी आप चीज़ों को समझेंगे, तभी आपकी नॉलेज जो होगी बढ़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो अ गुड लिसनर कैन ओनली अ बिग सॉरी अ गुड लिसनर कैन ओनली बिकम अ गुड स्पीकर, की एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ लिसनिंग, श्रवण के प्रकार, तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो श्रवण भी अलग अलग तरीके से होता है। लिसनिंग की बात करें, इसके भी अलग अलग तरीके हैं, कौन से हैं? तो डिस्क्रिमिनेटिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्रिटिकल है, इंफॉर्मेशनल है, बायस्ड है, सिंपैथेटिक है, इम्पैथेटिक है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं। तो चलो हम एक एक करके इन पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करें तो देखिए एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। कभी भी छोटे बच्चों को देखो, ठीक है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो बोलने लगता है पैदा होते ही? नहीं। तो आपकी बातों को कैसे समझता है, ठीक है। आप अलग अलग इशारों से, फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चों को आप हंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप कभी मंकी की तरह फेस बनाते हैं, ठीक है, कभी रोने वाला फेस बनाते हैं, कभी स्माइली फेस बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आप अब बच्चों को क्या है कि आप उनको अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पता है कि बच्चा, आप बोलोगे तो बच्चा वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, बच्चा उन चीज़ों से आपकी जो बात है वो समझने की कोशिश करता है, ठीक है, उन चीज़ों को देखता है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो यू यूज दिस टाइप ऑफ लिसनिंग बिफोर यू इवन नो हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, की इस तरह की लिसनिंग का प्रयोग कब किया जाता है? जब आपको वर्ड के बारे में नहीं पता होता। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भाषा नहीं आती, बोलना नहीं आ रहा, उस टाइम उसको सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता, फिर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का उपयोग करते हो। तो इसमें शब्दों की बजाय आवाज के स्वर, मौखिक संकेत, ध्वनि में अन्य परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो छोटे बच्चे का एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं कि मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको तमिल नहीं आती, और आपने अपना टीवी ऑन कर लिया, मोबाइल में ऑन कर लिया, उसमें कोई आपने तमिल मूवी लगा दी, तमिल में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको तो तमिल आती नहीं। तो फिर आप वहाँ पे जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी अलग अलग पात्र हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, उससे आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का नहीं पता, लेकिन आप सामने वाले के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं ना, तो अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होने लगी है, ठीक है, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव आता है। आप जब छोटा बच्चा धीरे धीरे भाषा को सुनना समझना सीखता है, तो आप उसको कोई भी शब्द बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो, तो बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है, और कभी बच्चे को ना समझ में आए तो फिर से आपसे पूछता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज स्किल, की इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग एबिलिटी यूजली डेवलप्स इन चाइल्डहुड, की बचपन में इस तरह की जो लिसनिंग एबिलिटी है डेवलप होती है। बच्चे यह समझने के लिए व्यापक श्रवण का उपयोग करते हैं कि कोई क्या कह रहा है,
शब्दों का विश्लेषण करने और संदेश को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग है उसका उपयोग किया जाता है। तो छोटे बच्चा जब धीरे धीरे भाषा सीखने लगता है, आप उसको कुछ बोलते हैं तो उसको समझने की कोशिश करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। लेकिन जब हम क्रिटिकल लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो देखिए एक सिंपल सा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपने कोर्ट में, मूवीज में अक्सर आपने कोर्ट का सीन देखा होगा, अदालतों का सीन देखा होगा। तो जो भी हम बात करते हैं, कटघरे में जो गवाह है, ठीक है, या जो क्रिमिनल है वो खड़ा होता है और जो भी अपनी बात बोलता है, तो जज और जो लॉयर होते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, उसकी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको नोट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह की जो लिसनिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग। इंफॉर्मेशन इज एनालाइज थ्रू क्रिटिकल लिसनिंग, की आलोचनात्मक श्रवण द्वारा जानकारी का यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। आप चीजों को सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन सुनने के साथ साथ आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो। तो द यूज ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग गोज डीपर देन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। यू कैन यूज क्रिटिकल लिसनिंग टू इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन, कि आप जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए भी आलोचनात्मक श्रवण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, तो देखिए इस इमेज से भी आपको काफी कुछ समझ में आ जा रहा होगा कि इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या है। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग इज यूज टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, की जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप रिटेन करने के लिए, उसको समझने के लिए आप इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, इस तरह की लिसनिंग आप करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। वर्क ट्रेनिंग की बात करें, चाहे लिसनिंग टू एन एजुकेशनल ई बुक की बात करें, चाहे हम कोचिंग की बात करें, क्लासेस की बात करें, तो वहाँ पर इस तरह की लिसनिंग होती है। आप वहाँ पे क्यों सुन रहे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिटेन करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए। फिर हम बायस लिसनिंग की बात करते हैं, तो देखिए बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि कोई सामने वाला कोई आपको ऐसी बात बता रहा है जो आपके काम की नहीं है या जो आप नहीं सुनना चाहते, ठीक है, तो आप उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ठीक है। आप केवल वही चीजें सुनना पसंद करते हैं जो आपके काम की है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं और इसे बायस लिसनिंग भी कहा जाता है। फिर अगर हम सिंपैथेटिक लिसनिंग की बात करें, सहानुभूति पूर्वक श्रवण, तो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सहानुभूति पूर्वक सुनना भावना से प्रेरित होता है। तो यहाँ यहाँ का मेन सेंटर क्या है, इमोशन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मैसेज स्पोकन थ्रू वर्ड्स, द लिसनर फोकस ऑन द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, कि इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले की वर्ड्स पे ध्यान देने की बजाय आप उसके इमोशंस पर ध्यान दे रहे हो, आप उसकी फीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, जैसे इस इमेज में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बाय यूजिंग सिंपैथेटिक लिसनिंग यू कैन प्रोवाइड द सपोर्ट द स्पीकर नीड्स, ठीक है, कि इस तरह की लिसनिंग थे, सामने वाला जो बोल रहा है वो अपने दुख के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी एक तरह से आप उसको एक इमोशनल सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करते हो, उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हो, आप उसके वर्ड से ज़्यादा उसकी भावना पर ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन देखिए जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं और इसके बाद जब हम बात करते हैं एम्पैथेटिक की, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। सिंपैथेटिक, ठीक है, हम सहानुभूति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एम्पैथेटिक की बात करें तो समानुभूति, मतलब सामने वाले के दुख को भी आप, उसके दुख में तो आप ठीक है उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन उसको दुख, उसके दुख को अपना दुख मान लेना, आप ऐसा फील करना कि वो जो परेशान है वो दुख आपका खुद का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फेटेटिक कहेंगे। तो एम्फेटेटिक लिसनिंग इज यूजफुल टू हेल्प यू सी फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, की इसमें क्या होता है, आप दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज जो मेन जो मैंने आपसे बताया, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ इन द अदर पर्सन, जो उनका दुख है, ठीक है, शू आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कल्पना करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक है उससे एक जो अलग क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप दूसरे पर्सन, जो सामने वाला का दुख है, आप ऐसा समझते हैं कि वो दुख आपका है, तो यहाँ पर आप दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खुद को कल्पना करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज टू डेवलप लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल को विकसित करने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं। तो किस तरह से, ड्रामा स्टेजिंग है, सॉन्ग एंड पोएट्री रेसिटेशन है, अंताक्षरी है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार न्यूज़पेपर रीडिंग से किस तरह से लिसनिंग स्किल हो सकती है। तो देख अक्सर स्कूल में आपने देखा होगा कि स्टेज पे बच्चों से न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते हैं, तो रीडिंग
एक बच्चा करता है लेकिन बाकी बच्चे ध्यान से उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो सुनने वालों की तो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग, डिक्टेशन जो बच्चों को कराया जाता है, डिबेट डिस्कशन। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में, बोलने की कुशलता, कार्य और विकास, फंक्शन एंड डेवलप। पहले अगर हम स्पीकिंग स्किल की बात करें, बोलने की कुशलता की बात करेंगे, तो स्पीकिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर। की बोलना एक संवादात्मक प्रक्रिया है जहां जानकारी साझा की जाती है। स्पीकिंग स्किल्स गिव अ पर्सन द नॉलेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। की स्पीकिंग स्किल क्या बताता है, ठीक है, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से बोलना है, प्रभावी तरीके से बोलना है। देखिए दो बात आप इसको याद रखिएगा, एक होता है स्पीकिंग, सिर्फ बोल देना, कुछ भी बोल देना, लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आ जाती है, यहाँ पे कुशलता आ जाती है, सही तरीके से बोलना, वर्ड्स का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा आराम से नहीं बोलना, ठीक है, बोलते टाइम जो ग्रामर है उसका ध्यान रखना। तो जब हम स्किल की बात करते हैं ना, तो मतलब बोल सही तरीके से बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, सही तरीके से और बोलना, ठीक है। थ्रू दिस स्किल अ पर्सन लर्न्स टू स्पीक इफेक्टिवली। कि इस कौशल के द्वारा व्यक्ति प्रभावी तरीके से बोलना सीखता है। दिस स्किल डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्कूल। कि हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल टाइम में, जब बच्चा स्कूल जाता है तो धीरे धीरे स्कूल में ही बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है ये डेवलप होती है। तो यहाँ पर दो चीजें आपने सीखी, स्पीकिंग अलग है और स्पीकिंग स्किल, दोनों चीज अलग बात है। बोल तो हर कोई लेता है, लेकिन बोलने की जो क्षमता होती है, जो स्किल होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती। This skill gives us the ability to communicate information in a way that the listener can understand। कि यह कौशल हमें जानकारी को इस तरह से संप्रेषित करने की क्षमता देता है कि सामने वाला उसको समझ सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कि अगर हम चाहते हैं कि हम सही से बात करें, ठीक है, एक अच्छी बातचीत हो, तो उसके लिए स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर हम अब बात करें द फोर एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल की, बोलने के कौशल की जो चार जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, ठीक है, आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं ना, तो ये चीजें जरूरी है, बोलना और स्किल, ठीक है, स्पीकिंग और स्पीकिंग स्किल, इनमें जो एक बहुत बड़ा जो अंतर होता है इन्हीं चीज का होता है। बोल तो कोई हर कोई लेता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि एक जो अच्छा वक्ता है, एक अच्छा जो स्पीकर है, उसमें क्या खासियत होती है, ये जो फोर जो हम बात करें, एलिमेंट्स बात कर रहे हैं उसकी, स्पीकिंग में आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। वोकैबुलरी, शब्दावली, ठीक है, आपके पास जितनी ज्यादा शब्दावली होगी, वोकैबुलरी होगी, आप उतने अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामर का पता होगा तो सही तरीके से बोल सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ठीक है, और फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होनी चाहिए। यही तो चार चीजें हैं जो आपको बाकी और लोग हैं उनसे अलग बनाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छे स्पीकर में एक जो क्वालिटी होती है उसमें होती है, तभी उसकी जो बोलने की जो क्षमता होती है, जो कुशलता होती है, बाकियों से अलग होती है। तो मतलब सिर्फ बोल देना और स्पीकिंग स्किल, ठीक है, बोलने का कौशल, ये दो अलग चीज है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पीकिंग, बोलने के कार्य। तो देखिए बोलने का तो दुनिया भर का कार्य है, बिना बोलने के तो कोई काम चल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो हम बात करेंगे, आप इससे भी ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जेशन बातचीत के लिए होता है, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन व्याख्यान वर्णन के लिए हम बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग भाव अभिव्यक्ति के लिए, टीचिंग के लिए, बिजनेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर, तो इन चीज़ों में बोलने का प्रयोग होता है। फंक्शन ऑफ स्पीकिंग, इसके अलावा दुनिया भर में कोई भी काम नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली है कि उनमें बोलने ही बोलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। कि जो स्पीकिंग स्किल है, बोलने का जो कौशल है, उसको विकसित करने की कौन कौन सी जो गतिविधियां हैं वो कराई जा सकती हैं। तो रीडिंग अलाउड, सस्वर वाचन, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनना सुनाना, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, अक्सर बच्चों को सामने पिक्चर दिखाई जाती है और बच्चों से कहा जाता है छोटी क्लासेस में कि चलो इस पिक्चर को देखकर तुम बोलो तुम्हें क्या क्या पिक्चर में दिख रहा है, अंताक्षरी। इसके अलावा डिबेट हो सकता है, स्पीच है, ड्रामा है, डायलॉग है, डिस्कशन है, ये सारे के सारे जो तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है, ठीक है, उनके जो बोलने का जो कौशल है उसको विकसित किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल के बारे में, इसके हम टाइप्स की बात करेंगे, स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे, प्री एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज की बात में कि रीडिंग स्किल क्या है। तो रीडिंग स्किल कंट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड्स रीडिंग एबिलिटी, कि पढ़ने का कौशल, बच्चे की जो पढ़ने की जो क्षमता है उसमें योगदान देता है, उसको बढ़ाता है। रीडिंग मीन्स रीडिंग द रिटन मटेरियल एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, कि रीडिंग का मतलब क्या है कि जो लिखा हुआ जो मटेरियल है, ठीक है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका अर्थ निकालना, यही तो रीडिंग स्किल है। इट इज नेसेसरी टू एक्वायर मीनिंग इन द एक्ट ऑफ रीडिंग, की पठन क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो, ठीक है। जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी रीडिंग अलग है, रीडिंग का मतलब है पढ़ना, लेकिन जब हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं, पढ़ना और पढ़ी हुई चीज का अर्थ निकालना, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे रीडिंग स्किल। उसको समझना कि जो आप पढ़े हुए है क्या, उसका अर्थ निकालना, उसको इवेल्युएट करना। दिस इंक्लूड्स थिंग लाइक आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग स्क्रिप्ट सिंबल्स, की इसमें क्या क्या चीज आ रही है, जो चिन्ह है, जो लिपि है, उनको पहचानना, समझना तथा मूल्यांकन। ये सारी की सारी जो चीज है रीडिंग स्किल में आती हैं, तभी तो हम इसको रीडिंग स्किल कह रहे हैं। बस अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का मतलब है पढ़ना, ठीक है, फिर चाहे सही पढ़ो चाहे गलत पढ़ो जैसे भी, लेकिन जब हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही नहीं रह जाता, पढ़ना, समझना, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर रीडिंग स्किल की। जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग साउंड सिंबल बाय लुकिंग एट देम, की ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर उनको पहचानना। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक लेते हैं तो उसमें जो भी आप वर्ड्स देखते हैं तो उनको देखना, उनको पहचानना, ठीक से पहचानोगे तभी तो पढ़ पाओगे। रीडिंग बाय डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, की जो वर्ड हैं उनको अलग अलग सार्थक शब्दों में बांटकर उसको पढ़ना। कई बार हम पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन हमें ठीक से वर्ड्स ही नहीं पता होते। हम जब आप कोई भी एक लाइन बोलते हैं तो अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनको सही तरह से जोड़कर ही आप एक लाइन बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप वो जोड़ ही नहीं पाते लाइन को, ठीक, आप ठीक से बोल ही नहीं पाते, ठीक है, तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे। अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज ऑफ द मटेरियल रीड, कि पठित सामग्री के विचारों को समझना। आप जो पढ़ रहे हो, आपने टेक्स्ट बुक उठाई, उसमें जो आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझना कि लिखा क्या हुआ है, जो राइटर है वो बताना क्या चाह रहा है। एक्सेप्टिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, की संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। जैसे हम चाहे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, अलग अलग पॉइंट्स पढ़ते हैं, अलग अलग स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये भी हमें समझना होता है कि जब जिस राइटर ने लिखा है तो उसका भाव क्या था, उसने ऐसा क्यों लिखा। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा दिस इज द बेस्ट मीन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि रीडिंग स्किल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसका महत्व क्या क्या है, तो दिस इज द बेस्ट मीन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि ये व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। क्योंकि इसके द्वारा हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो नॉलेज है इनहेंस हो रहा है, हमारी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो रही है, तो हमारे विकास का श्रेष्ठतम साधन है। दिस इज द की टू एक्वायरिंग नॉलेज, की यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है। क्योंकि पढ़कर रोजाना हम मोबाइल में जो न्यूज़ होता है उसमें पढ़ते हैं, टीवी में जो न्यूज़ आते हैं सुनते भी हैं, उसको पढ़ते भी हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि एक्वायरिंग नॉलेज, की हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इट इज़ नीडेड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, की इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। देखो, अगर मान लो आपको पढ़ने ना आता हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। आपको यही नहीं पता चलेगा कि 500 का नोट कौन सा है, 100 का नोट कौन सा है, ठीक है, ठीक से डेली एक्सपीरियंस में तो आप उसको जान जाओगे, ठीक है। और अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो कौन सी बस कहाँ जाएगी, कौन सी मेट्रो कहाँ जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप बिना, अगर आपको पढ़ने नहीं आता होगा तो आप अपना मोबाइल कैसे यूज़ करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसको कॉल करना है, किसकी कॉल आ रही है, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलें, ये देखें कि अगर हमें पढ़ने ना आता हो तो हमारी लाइफ जो है कितनी अधूरी है, उसके बिना तो हम अपने ठीक से सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इट इज ओनली थ्रू रीडिंग दैट द चाइल्ड बिकम्स फेमिलियर विद द एंटायर वर्ल्ड, की पठन के द्वारा ही हम पूरे दुनिया से परिचित होते हैं, ठीक है। ना आपने ना मैंने पूरी दुनिया हमने नहीं घूमी, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा, ठीक है, हमने समझा और हमें पूरी दुनिया के बारे में हमें पता है। तो इसी के द्वारा हमें पूरी दुनिया, उसके जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, लोग हैं, उसके बारे में पता चलता है।
रीडिंग इज हेल्पफुल इन अटेनिंग एजुकेशन, की पठन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। द आइडिया ऑफ स्कूल इज इनकम्प्लीट विदाउट रीडिंग, की पठन के बिना तो स्कूल की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ना बुक होगी ना कुछ होगा, तो फिर पढ़ेगा क्या, कैसे पढ़ेंगे। पठन के द्वारा अशिक्षितों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। देखो जिनको पढ़ना नहीं आता हो, ठीक है, आप उनको पढ़कर भी उनको चीज़ों को सुना सकते हो, बता सकते हो। और विदाउट रीडिंग स्किल वन कैन नेदर बिकम अ गुड स्पीकर नॉर अ गुड राइटर, बिना ठीक से पढ़े, बिना चीज़ों को समझे, ना आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, ना एक आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल की बात करें, पठन कौशल के प्रकार की बात करें, तो देखिए इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम पढ़ने की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, तो रीडिंग अलाउड, की लाउड रीडिंग, ठीक है। तो क्लास में अक्सर आपने देखा होगा कि जो टीचर्स जो करवाते हैं रीडिंग, एक हम चाहे पर्सनल रीडिंग की बात करें, ग्रुप रीडिंग की बात करें, क्लास में अक्सर हम ये भी देखते हैं, आप इंडिविजुअल भी पढ़ते हैं, ठीक है। और छोटी क्लासेस में देखा है तो बच्चों को ग्रुप में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चे पूरी क्लास में एक साथ एक ग्रुप में पढ़ते हैं, ताकि उनकी जो चाहे हम स्पीकिंग स्किल की बात करें अच्छी हो और बेहतर हो सके, और साथ ही साथ बच्चे ठीक से पढ़ सके, शब्दों को ठीक से पहचान कर सकें, शब्दों को ठीक से उसका उच्चारण कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो पर्सनल रीडिंग भी होती है जब हम इंडिविजुअल करते हैं, और ग्रुप रीडिंग होती है जब ग्रुप में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो साइलेंट रीडिंग भी हम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मन में पढ़ना। और मन में भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, डीप रीडिंग और फास्ट रीडिंग, ठीक है। डीप रीडिंग जैसे आप मान लो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, आपने अपनी जो बुक्स है, अलग अलग लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम है, चाहे फिलोसफी की बात करें, आपने उसको उठाया और मन में उसको आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसको आप आराम आराम से पढ़ते हो, ठीक है, बार बार पढ़ते हो। लेकिन जब हम फास्ट रीडिंग की बात करते हैं, तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको तेजी से हम पढ़ते हैं, उसको फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फास्ट रीडिंग। फिर हम प्रूफ रीडिंग की बात करते हैं, तो प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है, डिटेक्टिंग टाइपोग्राफिकल एरर्स, की जब हम किसी बुक्स को, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो इसके द्वारा हम उसकी जो गलतियां हैं, जो एरर्स है, उसका पता लगाते हैं। और स्पीड रीडिंग, तो अक्सर इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड, की रीडिंग स्पीड को जो आपकी रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की स्पीड रीडिंग करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज ऑफ रीडिंग, कि पढ़ने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं। तो देखिए रणनीतियां तो बहुत सारी हो सकती है बच्चों को पढ़ाने की, किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो देखो क्लास में हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को पढ़ना और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य की संरचना करना। अक्सर आप क्या कर सकते हो कि बोर्ड पर आप कुछ शब्दों को लिख सकते हो, फिर बच्चों से कह सकते हो कि अच्छा इनको आप पढ़ो, ठीक है। और फिर आप बच्चों से कह सकते हो कि इन शब्दों को, अलग अलग शब्द आपने लिख दिया, आप इनको जोड़ो और इससे आप क्या करो, सेंटेंस बनाओ, वाक्य की रचना करो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी, की पढ़कर समझने वाली गतिविधि। अब क्या है कि पढ़ना और पढ़कर समझना, ठीक है, कि पढ़ो और इसमें क्या लिखा है आप बताओ। तो इस तरह से भी हम क्लास में करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। गेटिंग चिल्ड्रन टू डू रीडिंग एक्टिविटीज विद देयर क्लासमेट्स, की हाँ, बच्चों को उनके सहपाठी संग पठन क्रिया करवाना। की क्लास में क्या है कि बच्चों से बोलो कि आप अपने जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप इनके साथ पढ़ो। तो ये भी है कि मान लो एक को ठीक से पढ़ना नहीं आता, दूसरे को ठीक से पढ़ना आता, तो दोनों साथ पढ़ेंगे तो बच्चा क्या है, एक दूसरे को भी ठीक से जो भी एरर है बताकर उसकी जो एरर है ठीक कर सकता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए हम अगर मशीन की बात करें, तो यहाँ पे चाहे हम अ, जो क्लास में जैसे स्मार्ट बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पे टीवी होती है, ठीक है, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड और इस तरह से है, प्रोजेक्टर है, तो इनका भी हम हेल्प ले सकते हैं, इनके द्वारा भी बच्चों को हम ठीक से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा कई जगह लैंग्वेज लैब भी होती हैं, तो उनमें वहाँ पे भी हम, वहाँ पे जो टूल्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं, और बच्चों की जो भी पढ़ने की जो एरर्स है, ठीक है, ठीक से पढ़ना, तो उनकी जो एरर्स को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कर सकते हैं, और बच्चों को ठीक से पढ़ना सिखा सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन सॉन्ग, तो जैसे नर्सरी राइम्स होती हैं, बाल गीत होते हैं, इसके द्वारा भी बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना, ठीक है। धीरे धीरे जब बच्चा पढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे इस तरह की एक्टिविटी कराई जा सकती है, रीडिंग स्टोरी, कहानी पढ़कर सुनाना। और आइडेंटिफाइंग द रिटन लेटर्स, की जो भी लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़ना, उनकी पहचान करना, ठीक है, अक्षरों की पहचान करना, शब्दों की पहचान करना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी अलग-अलग एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती है, जिससे बच्चों की जो रीडिंग स्किल है वो और ज़्यादा एनहांस हो सकती है, ठीक है? बच्चे और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब अगर हम प्रोसेस ऑफ रीडिंग की बात करें तो देखिए पठन जो प्रक्रिया होती है, रीडिंग जो होती है, ठीक है? इसका भी एक प्रोसेस होता है। The process of reading is the cognitive process of reading, understanding, assimilating, evaluating and remembering what is written in a text की यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे पढ़ना, समझना, assimilating, evaluating एंड remembering कि जो भी आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है? उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको याद करना, इस सारी की सारी जो है चीज़ें हैं प्रोसेस ऑफ रीडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है? प्रोसेस ऑफ रीडिंग में 3 इसको 3 अलग-अलग स्टेप्स में इसको बाँटा गया है। पहला है प्री रीडिंग एक्टिविटी, दूसरा है थ्रू रीडिंग एक्टिविटी और तीसरा है पोस्ट रीडिंग कि पढ़ने से पहले क्या-क्या एक्टिविटी की जा सकती है, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। तो एक-एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम प्री रीडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो आप बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले मेंटली बच्चों को हमें क्या करना है, तैयार करना है। आप बच्चों को बता सकते हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और पढ़कर बच्चों को कैसे मज़ा आएगा, ठीक है? तो आप इस तरह से बच्चों को पहले से मेंटली मतलब मानसिक रूप से बच्चों को आप तैयार कर सकते हो कि आज हम पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इससे हम ये चीज़ें सीखेंगे, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको नई-नई बातें सीखने को मिलेगी, तो इससे क्या होगा बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। तो दिस लेवल हेल्प्स चिल्ड्रन टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर रीडिंग कि इस स्तर पर बच्चा मानसिक रूप से पढ़ने के लिए पहले तैयार होता है। इस ऐसा नहीं कि आप सीधा क्लास में जाके बुक्स ओपन करके पढ़ाने लगो, तो ऐसे में बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन जब प्री रीडिंग एक्टिविटी है कि हम पहले से प्लान करके जाते हैं कि किस तरह से रीडिंग के लिए हम बच्चों को तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड आप स्टोरी सुना सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई पोएम सुना सकते हैं और इस तरह से बच्चा जब मेंटली प्रिपेयर हो जाए तो फिर आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर थ्रू रीडिंग अब जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो एट दिस लेवल द टेक्स्ट इज मेड टू रीड टू द स्टूडेंट इन डिफरेंट वे कि हम बच्चों को अलग अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को इंडिविजुअली क्लास में पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को पूरे ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये थ्रू रीडिंग एक्टिविटी है कि बच्चा क्लास में पढ़ेगा, कोई भी उसकी राइटिंग मिस्टेक होगी आप उसको ठीक कर देंगे, ठीक है? साथ ही साथ फिर लास्ट में आता है पोस्ट रीडिंग पठन के बाद। अब मान लो पढ़ भी लिया तो अब उसके बाद क्या होगा? तो अक्सर आप देखते हो ना कि क्लास में जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने उससे क्या सीखा, हमें उससे क्या-क्या चीज़ें समझ में आई। और मान लो वो चैप्टर खत्म होने के बाद भी हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आया तो हम फिर से रीडिंग करते हैं, ठीक है? उसको हम फिर से पढ़ते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन कि इसमें आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन शामिल है। एट दिस स्टेज स्टूडेंट डिस्क्राइब देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर कि इस स्तर पे विद्यार्थी पाठ के बारे में अपनी समझ का वर्णन करता है। इस स्तर पर यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कहानी के बारे में आपकी जो प्रारंभिक भविष्यवाणी सही है कि यानी जो हमने बच्चों को शुरू में बताया था कि आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इसी स्टेज पे तो आप इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हो। क्या सच में बच्चों ने सीखा? क्या सच में बच्चों को मजा आया? अब हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में कि इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या टाइप्स है, इसकी क्या मीनिंग है। क्या when language is expressed in written form it is called writing skill कि भाषा को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। Writing skill include all the knowledge and abilities related to expressing yourself through the written word की लेखन कौशल में लिखित शब्द के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने से संबंधित सभी ज्ञान और क्षमताएं शामिल हैं। It is a sound understanding of written language through grammar, spelling and punctuation की यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्ह के माध्यम से लिखित भाषा की अच्छी समझ है। तो देखिए, आपकी लिखित भाषा की अगर हम बात करें रिटन लैंग्वेज की, आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी नॉलेज है, जो माइंड में है, आप उसको ठीक से रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आता कम है लेकिन वो बहुत अच्छा लिख देते हैं क्योंकि जो भी इनके आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, उसको रिटन फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। ठीक है? तो राइटिंग स्किल की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, ये आपके भावों को, विचारों को व्यक्त करने का एक
अच्छा तरीका है, लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो विराम चिन्ह है आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सही तरीके से आपको लिखना होगा। फिर हम बात करते हैं राइटिंग प्रोसेस, लेखन प्रक्रिया की। तो देखिए, लेखन की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। जब कोई किसी टॉपिक के बारे में लिखता है तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? प्री राइटिंग। ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ सोचा तुरंत आपने लिख दिया। प्री राइटिंग, पूर्व लेखन। इसमें क्या होता है, आपको जो कुछ लिखना है उसके बारे में आप विचार करोगे, सोचोगे कि मुझे क्या लिखना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी यहाँ पे, आप उसको आउटलाइन करोगे, ठीक है। आपको जिस बारे में भी लिखना है आप उस पर रिसर्च करोगे, डिस्कवरी करोगे, वो कंटेंट को इकट्ठा करोगे, ठीक है। अब आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया तो फिर सेकंड स्टेप क्या आ जाता है? आप उसको ड्राफ्ट करोगे, उसका प्रारूपण करोगे। राइटिंग द मटेरियल इन इट्स इंटेंडेड फॉर्मेट, की सामग्री को उसके इच्छित रूप में, प्रारूप में आप लिखोगे। जैसा आप लिखना चाहते हो उसको लिखोगे, ड्राफ्ट करोगे। और उसके बाद जो भी आपने ड्राफ्ट किया है उसको संशोधित करोगे, रिवाइज करोगे। उसमें देखोगे कि जितना है इतना कंटेंट इनफ है, उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, कुछ और रिमूव करने की ज़रूरत तो नहीं है। जब इतना हो जाएगा फिर उसके बाद जब एडिटिंग आता है तो यहाँ पर देखा जाता है कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, और फिर लास्ट में क्या होता है? पब्लिश होता है, ठीक है। तो ये राइटिंग का प्रोसेस है, लेखन की प्रक्रिया है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ राइटिंग, लेखन के प्रकार, तो देखिए, लिखने के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग की अलग अलग प्रकार है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम व्याख्यात्मक लेख या एक्सपोजिटरी राइटिंग की बात करें तो ये होता क्या है? तो देखिए, ये राइटिंग एक सिंपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक, यहाँ पर फैक्ट्स, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इन दिस अ टॉपिक विल बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस विदाउट रेफरेंस टू द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द ऑथर। यहाँ पे ऑथर का, लिखने वाले का अपना पर्सनल ओपिनियन, उसको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पर जो भी लिखा जाता है, ठीक है, वो एक फैक्ट के बेस पर होता है। तो आप को जब इस तरह की जब आप राइटिंग लिखते हैं ना, तो उसमें आपको अपने विचार, ठीक है, नहीं लिखने पड़ते। आप जो कुछ लिखोगे, जो कुछ बताओगे, वो फैक्ट पे बेस होगा, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी राइटिंग कैन बी फाउंड इन टेक्स्ट बुक, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी अगर बात करें, पत्रकारिता में भी बात करें, तो यहाँ पे देखिए, ओपिनियन एंड एडिटोरियल आर्टिकल, इन दोनों को नहीं रखा गया है क्योंकि ये फैक्ट पे बेस है। इसके अलावा बिजनेस राइटिंग हो सकता है, टेक्निकल राइटिंग हो सकता है, ऐसे एंड इंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों में एक्सप्लोरेटरी जो राइटिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर हम सेकंड बात करें, परसुएसिव राइटिंग, तो बिल्कुल ही एक्सप्लोरेटरी का यहाँ पर अपोजिट है। वहाँ पे एक्सपोर्ट्री में पर्सनल ओपिनियन को इंपॉर्टेंस, वैल्यू बिल्कुल नहीं दी गई। लेकिन जब हम पर्सुएसिव राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सनल ओपिनियन है उससे जो ये लेख है, राइटिंग है, वो प्रभावित होती है। तो द एम ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग और आर्गुमेंटेशन इज टू इन्फ्लुएंस द रीडर टू अज्यूम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि अगर आपने हमारा इस प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, तो आपकी जो क्या होते हैं कि आपके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं जहां पे लिखने वाला, ठीक है, लिखने वाला क्या करता है? आपको अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी तो यही चीज की जा रही है कि द ऑथर विल एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन इन द पीस एंड आर हिम और हरसेल्फ विथ एविडेंस सो दैट द रीडर विल एग्री विथ हर, हिम और हर, ठीक है। कि लेखक में व्यक्तिगत राय व्यक्त करेगा और खुद को सबूतों से लैस करेगा ताकि पाठक उससे सहमत हो जाए। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें हम देखते हैं कि परसुएसिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन एडवर्टाइजिंग में आता है, ओपिनियन होता है, ठीक है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, एडिटोरियल होता है। न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखोगे कि एडिटोरियल एक अलग होता है, वहाँ पे सब अपनी पर्सनल राय देते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, रिव्यू हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया। तो इन चीज़ों में जो परसुएसिव राइटिंग है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन दिस पैराग्राफ आर ओपिनियन रेदर देन फैक्ट। यहाँ पर फैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, यहाँ पे मेन जो है सबका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, विवरणात्मक लेखन। तो ये क्या होता है? इट्स पर्पज इज टू हेल्प द रीडर विजुलाइज अ कैरेक्टर, इवेंट एंड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर किन चीजों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है? द ऑथर माइट डिस्क्राइब द सीन इन टर्म्स ऑफ ऑल फाइव सेंसेस। तो यहाँ पर जो फाइव सेंसेस है उसका ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है? यहाँ पे विजुलाइज करना है,
यहाँ पे इमेजिन करना है, इमेजिनरी जो हमारी जो है ये शक्ति है, जो क्षमता है, वहाँ पर इस पर इसमें उस पर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, ठीक है? तो इसका उद्देश्य पाठक को किसी चरित्र, किसी घटना या स्थान की कल्पना करने में मदद करना है। मान लो ताजमहल की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी झरने की बात की जा रही है, किसी झील की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ़िक्शन पोएट्री हो गई, एडवर्टाइज़िंग जर्नल हो गया, डायरी राइटिंग हो गया। तो इसका उद्देश्य पाठक को किसी चरित्र, घटना और स्थान की कल्पना करने में मदद करना है। तो इसलिए जब कल्पना की बात आती है, विजुअलाइज़ेशन की बात आती है, ठीक है, इमेजिनेशन की बात आती है, तो द ऑथर माइट डिस्क्राइब द सीन इन टर्म्स ऑफ ऑल 5 सेंसेस, कि आप जब उसको पढ़ रहे होगे तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो सीन है आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा। ठीक है? तो इट कैन बी फाउंड इन फिक्शन, पोएट्री, एडवर्टाइजिंग, जर्नल एंड डायरी राइटिंग। और लास्ट में जब हम नैरेटिव राइटिंग की बात करते हैं, कथात्मक लेखन की बात करते हैं, द पर्पज ऑफ नैरेटिव राइटिंग इज टू टेल अ स्टोरी वेदर दैट स्टोरी इज रियल और इमेजिनरी। कि कथा लेखन का उद्देश्य कहानी बताना, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ठीक है? कथा शैली के टुकड़ों में पात्र होंगे, ठीक है? और कथा के माध्यम से पाठक सीखता है। पाठक का मतलब है बच्चे सीखते हैं, ठीक है? कि अलग अलग स्टोरी है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर है, उनके साथ क्या होता है, कैसे होता है। और नैरेटिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, डायलॉग, पोएटिक, बायोग्राफीज एंड स्टोरी। तो इन चीज़ों में जो है नैरेटिव राइटिंग पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो राइटिंग के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।